जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशियन क्लासेज अयोध्या पर। आइए हम लोग हिंदी का सेशन लेकर आए हैं, है ना। हिंदी में वर्णमाला पढ़ना है। वर्णमाला में आइए देखते हैं, फिर बातें बाद में किया जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो हमने क्या वर्णों के क्या बोलेंगे, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, है ना। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वर्णमाला जो है दो शब्दों वर्ण प्लस माला से मिलकर बना हुआ है। वर्ण धन माला से मिलकर बना हुआ है। अच्छा भैया, वर्ण और माला तो वर्ण क्या होता है बताओ? वर्ण क्या होता है? तो भाषा की नोट बना के लिखिएगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है वो क्या है? लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। बात समझ में आई? अच्छा, इसी लगे हाथ हम लोग ये भी एक प्रश्न बताइएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, है ना। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या बताइएगा? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? तो क्या बताएंगे? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बताइएगा। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। बात समझ में आई? ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे और करूं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? क्या प्रश्न है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब बताइएगा मतलब क्या उत्तर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब हम लोग क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो आपको उत्तर देना होगा क्या होगी भैया? शब्द होगी। क्या होगी? शब्द होगी। और ये वाला प्रश्न अब की बार यूपीपी में पूछा गया था, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? लिखित इकाई क्या होगी? तो वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण होगी। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं वर्णमाला के भेद की। किसकी बात करें? वर्णमाला के भेद, है ना। तो वर्णमाला के भेद की हम लोग बात करें तो वर्णमाला का कितने भेद होते हैं? तो कहेंगे भैया जी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? तो हम लोग कहेंगे एक को स्वर कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो एक स्वर हो गया, दूसरा क्या हो गया? व्यंजन हो गया। अच्छा, हम लोग बात करें कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? बताइए, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से हो जाए वो क्या हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे। या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़े वो क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाए वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। लिख लेते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाए स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं, है ना। अगली बात, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, स्वर की
सहायता से हो, सहायता से हो व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, है ना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। और जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। अब अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है ना। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है बताइए। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर इसकी बात करें हम लोग, तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगे? वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। अच्छा, वर्णों की संख्या तो कितनी होती है? मैंने कहा 53 होती है। कितनी होती है? 53 होती है। कितनी होती है? 53 होती है। कौन कौन से 53 होंगे? चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्वर की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। कितनी होगी? 11 होगी। अयोग वाह कितने होंगे? अयोग वाह कितने होंगे? अयोग वाह कितने होंगे? कहेंगे 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। इसके बाद में स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होगी वो 25 होगी। कितनी होगी? 25 होगी। इसके बाद में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। इसके बाद में अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी? अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी? तो आप बताएंगे भैया जी 4 होगी। इसके बाद में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होगी? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होगी? ऊष्म व्यंजन की संख्या तो भी बताएंगे भैया जी 4 होगी। इसके बाद में मैं बताऊं उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या तो भी बताएंगे भैया कितनी होती है? 2 होती हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो भी बताइएगा। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा, और क्या बचा? और एक बचा कौन सा? विशिष्ट व्यंजन। कौन सा? विशिष्ट व्यंजन, जो हाल ही में जोड़ा गया है ना। कौन सा व्यंजन? विशिष्ट व्यंजन। कौन सा व्यंजन? विशिष्ट व्यंजन। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब आप ऐड करिए 11 और 2 कितना हो गया? 13 हो गया। तो 11 और 2 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 और 25 कितना हो गया? 38 हो गया। 38 और 4 कितना हो गया? 42 हो गया। 42 और 4 48 हो गया। 48 2 50 हो गया। कहीं जोड़ने में देखिए गलत हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे जोड़ लीजिए 25 और 8 33, 33 और 6 हो जाएगा कितना? 39, 39 1 40, 40 और 13 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? कहेंगे 53 हो गई। कितनी हो गई? 53 हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्वर का विभाजन। किसका विभाजन? स्वर के भेद की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? स्वर के भेद की। किसकी बात करें? स्वर के भेद। किसकी बात करें? स्वर के भेद की बात करते हैं। अगर हम लोग स्वर के भेद की बात करते हैं तो सबसे पहले किस आधार पर? मात्रा के आधार पर। सबसे पहले तो स्वरों की संख्या। इससे पहले स्वर के भेद से पहले संख्या की बात कर लेते हैं। स्वरों की संख्या। किसकी बात करें? स्वरों की संख्या की बात करते हैं, है ना। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? अच्छा, पूछा जाए कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर कितने होते हैं? फिर पूछा जाए स्वर कितने होते हैं? फिर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर के आधार पर
स्वर, क्या पूछा जाए, उच्चारण के आधार पर स्वर। और अगला प्रश्न पूछा जाए मात्रा के आधार पर स्वर। किस आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर, है ना। तो कितनी बातें बताई, कुल स्वर, स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर और मात्रा के आधार पर स्वर। तो कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या अभी हमने देखी थी कितनी, 13 होती है, 13 होगी। कितनी होगी, 13 होगी। इसके बाद में स्वर तो 11 हो गए। अच्छा, दो कौन सा छोड़ देंगे, अंग और आहा, अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को क्या करेंगे, छोड़ देंगे इन दोनों को। बात समझ में आई कि नहीं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर भैया जी आप कितना लगाइएगा, 11, सॉरी 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। क्यों भैया 10 क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जब री का उच्चारण करते हैं, इस री का उच्चारण करते हैं तो किस रूप में होता है, ये रा के रूप में होता है। किस रूप में होता है, रा के रूप में होता है। इस वजह से उच्चारण के आधार पर री को छोड़ दिया जाता है ना। तो किसको छोड़ देंगे, री को छोड़कर, किसको छोड़कर, री को छोड़कर। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बात करते हैं मात्रा के आधार पर स्वर की। तो मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। या स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं, तो 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। किसको छोड़ देते हैं, तो कहेंगे हर्षो आ को छोड़ देते हैं। नोट बनाइएगा और लिखिएगा, हर्षो आ को, हर्षो आ को शहीद स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहीद स्वर कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों शहीद स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये जिसके साथ मिलता है उसी में विलीन हो जाता है। ये अपने अस्तित्व को बाहर नहीं दिखा पाता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शहीद स्वर कहा जाता है। या यूं कहें कि किसी से मिलकर खुद को क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, शहीद स्वर कहा जाता है। अब हम लोग स्वर के भेद की बात करते हैं। किसकी बात करें, स्वर के भेद की, स्वर के भेद, है ना। स्वर के भेद की या स्वरों का वर्गीकरण ऐसे लिखते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे, स्वरों का वर्गीकरण, का वर्गीकरण, वर्गीकरण। हम लोग स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे, सबसे पहले तो मात्रा के आधार पर। किस आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। फिर हम लोग करेंगे जातीय आधार पर, जातीय आधार पर, आधार पर। फिर हम लोग करेंगे विव्रत के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, आधार पर। फिर अगला हम लोग बात करेंगे मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, के आधार पर। बात समझ में आई। इन 4 आधारों पर हम लोग क्या करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मात्रा के आधार पर स्वरों को देखते हैं। किस आधार पर, मात्रा के आधार पर। तो हेडिंग बना लीजिए, मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। किस आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर, आधार पर स्वर का वर्गीकरण, वर्गीकरण, है ना। किस आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो हम लोग मात्रा के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण करेंगे, तो इसमें मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद, प्रश्न पूछा जाएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे। तो आपको जवाब देना है कितने होंगे भैया जी, 3 भेद होंगे। कितने भेद होंगे, 3 भेद होंगे। कौन कौन से 3 भेद होंगे बता दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, है ना। फिर दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर।
फिर कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। और अगले की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा, है ना। किसकी बात करें? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए एक एक की बात करते हैं हम लोग। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। चलिए लिख लेते हैं। ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, केवल एक मात्रा का समय लगे, केवल एक मात्रा का समय लगे, मात्रा का समय लगे, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता देना है भैया जी। कितनी होती है? 4 होती है। 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 कभी मत भूलिएगा कौन कौन सा होगा, कौन कौन से 4 होंगे। तो कहेंगे ह्रस्व आ होता है, ह्रस्व ई होता है, ह्रस्व उ होता है और क्या होता है? री होता है ना। क्या याद रखना है? ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री, ये क्या होंगे? ह्रस्व स्वर होंगे। क्या होंगे? ह्रस्व स्वर होंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? दीर्घ स्वर की। किसकी बात करेंगे? दीर्घ स्वर की बात करेंगे। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? क्या बोलेंगे? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों की तुलना में 2 गुना अधिक समय लगे वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों की तुलना में 2 गुना अधिक समय लगे, या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। लिख लेते हैं। ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अच्छा, अगली प्रश्न। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है भैया जी। दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है, दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपको क्या बताना है? 7 होती है। इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से 7 होते हैं? कहेंगे दीर्घ आ होता है, दीर्घ ई होती है, दीर्घ उ होता है और आई होता है, आए होगा, आउ होगा, है ना, आउ होगा और आओ होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कितने हो गए? 7 हो गए। तो इन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, प्लुप्त स्वरों की बात करते हैं। तो क्या बोलेंगे? ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वरों की तुलना में थोड़ा सा अधिक समय लगे क्या कहलाते हैं? प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वरों की तुलना में
दीर्घ स्वरों की तुलना में थोड़ा सा अधिक समय लगे, थोड़ा अधिक समय लगे, अधिक समय लगे क्या कहलाते हैं? थोड़ा अधिक समय लगे वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर पुलुप्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुलुप्त स्वर कहलाते हैं। अच्छा, अगली बात मुझे बताइएगा, एक नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, पुलुप्त स्वरों का प्रयोग, पुलुप्त स्वर का प्रयोग, स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। प्रयोग किस भाषा में? संस्कृत भाषा में किया जाता है। संस्कृत भाषा में किया जाता है। किस भाषा में किया जाता है? संस्कृत भाषा में किया जाता है। बताइए, यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा। बात समझ में आई? तो हमने कहाँ तक देखा? हमने कहाँ तक देखा? मात्रा के आधार पर वर्गीकरण देख लिया। अब अगली क्लास में हम लोग जातीय आधार पर वर्गीकरण, मुख खुलने के आधार पर वर्गीकरण, मुखाकृत के आधार पर वर्गीकरण, आगे ऐसे क्रम वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे। और आपकी डेली क्लास जो है शाम को 8 बजे जो है अपलोड हो जाएगी इसी चैनल पर। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ लें, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपको यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। जय हिंद।